हेलो दोस्तों, वेलकम टू नागवाशी ट्यूटोरियल्स। मैं आपका दोस्त सिद्धार्थ स्वागत करता हूं आपको अपनी एक नई वीडियो में। तो अब तक हम बात कर रहे थे किसके बारे में, पैरामीशियम के बारे में। हमने पैरामीशियम में न्यूट्रिशन देख लिया था, पैरामीशियम का लोकोमोशन करने का तरीका देख लिया था, हमने पैरामीशियम का फीडिंग मैकेनिज्म देख लिया था, ऑस्मो रेगुलेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। और पिछले क्लास में जो बेसिकली इसका पहले वाला क्लास था उसमें हम लोग बात किए थे किसके बारे में, पैरामीशियम के बिहेवियर के बारे में। और बिहेवियर में हमने देखा था किस तरीके से पैरामीशियम अवॉइडिंग रिएक्शन शो करता है, ट्रायल और एरर बार बार कोशिश करके वापस करता है, गैल्वेनोटैक्सिस, फोटोटैक्सिस, सिग्मोटैक्सिस, थर्मोटैक्सिस और भी रियोटैक्सिस और भी कई तरीके के बिहेवियर मूवमेंट पैरामीशियम शो कर रहा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं, या ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियो पे डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। बात करते हैं आगे। तो हमने ये देखा कि मेरा जो टॉपिक है अगला वो है रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। अब देखिए ये पैरामीशियम का मेरे आखिरी टॉपिक है और इसमें हम लोग बात करेंगे कि भाई पैरामीशियम रिप्रोड्यूस कैसे करता है। अब देखिए चाहे किसी भी तरीके का ऑर्गेनिज्म हो उसके अंदर रिप्रोडक्शन होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि भाई रिप्रोडक्शन इंश्योर करता है किसी भी लाइफ की कंटिन्यूटी की। तो हमने ये कहा कि भाई पैरामीशियम के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल सा रिप्रोडक्शन का एक डेफिनेशन दे देना चाहता हूं कि रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन। इसका मतलब ये है कि नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे किससे, पुराने वाले से। जैसे कि मेरे पेरेंट्स से मैं इसके बाद मैं भी पेरेंट बनूंगा तो उससे मेरे बच्चे, और ये सिलसिला चलता रहेगा चाहे वो एक बैक्टीरिया हो या एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक, अब हम लोग आगे देखेंगे। तो जब हमने रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम की बात की तो पैरामीशियम में बेसिकली रिप्रोडक्शन कई तरीके का होता है, तो हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि देखिए बाइनरी फिजन है, कंजुगेशन, ऑटोगैमी, साइटोगैमी और एंडोमिक्सिस। ठीक, तो हमने देखा बेसिकली यहाँ 5 तरीके का रिप्रोडक्शन का पैटर्न है, तो पांचों को तो एक साथ बोर्ड पे लिख के एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था, इसीलिए हम लोग एक एक को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो आज जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो क्या होगा, बाइनरी फिजन। बात करते हैं सबसे पहले, तो हमारा बाइनरी फिजन कैसा है, वो है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन के बारे में आपको पहले कुछ बातें बता देना चाहता हूँ कि जो बाइनरी फिजन होता है वो किसका टाइप होता है। तो बाइनरी फिजन इज अ पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसका पार्ट है दोस्तों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें खाली एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी यहाँ एक पेरेंट होगा, गैमेट यहाँ बनते नहीं है, और गैमेट ना बनने के साथ साथ यहाँ क्या फॉर्मेशन होगा, क्लोन का, यानी कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे ये बेसिकली क्लोन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आपका बाइनरी फिजन। इसके अलावा आप देखेंगे बडिंग, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, ये सारे भी किसके फॉर्म होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब हम लोग बेसिकली देख रहे हैं बाइनरी फिजन। तो मेरा बाइनरी फिजन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन, दैट्स नियर ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन। बाइनरी फिजन को भी हमने कई पार्टों में बांटा है, जैसे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ऑब्लिक बाइनरी फिजन और भी इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं ये है मेरा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। अब देखते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में क्या होता है। तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन का मतलब है कि मेरा जो बॉडी होगा, यानी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है ये ऐसे कटेगी, यानी जो बाइनरी फिजन होगा, जो टूटने की कला होगी, वो ऑर्गेनिज्म ऐसे टूटेगा इस तरीके से। अगर मैं वही बोलता लॉन्गिट्यूडनल है तो ऐसे बीच से वो ऐसे स्प्लिट होता है, जैसे यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल देखने को मिलता है। और पैरामीशियम में देखिए हम लोग यहाँ पे आपको भी दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म कैसे डिवाइड हो रहा है बाई ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ लेते हैं ताकि आपको एक्सप्लेन करना इसको आसान हो जाए। तो पहला पॉइंट देखिए दिया है, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। ठीक है, तो भाई अगर पैरामीशियम को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, देखिए पैरामीशियम सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों फॉर्म दिखा सकता है। तो सेक्सुअल फॉर्म में बेसिकली ये न्यूक्लियर का रीअरेंजमेंट करते हैं, जैसे कंजुगेशन वगैरह में आपको पढ़ाऊंगा, और एसेक्सुअल में डायरेक्टली क्या कर रहा है, बाइनरी फिजन से बॉडी को ही डिवाइड कर रहा है। तो हमने ये कहा कि भाई ये सबसे कॉमन टाइप है रिप्रोडक्शन करने का, किसका, पैरामीशियम का। इसके अलावा हम देखते हैं, यहाँ से ऐसे दिखाऊंगा, occurs during favorable condition when food is available in large quantity and the temperature is favorable। देखिए रिप्रोडक्शन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको करने के लिए इस पैरामीशियम या किसी भी ऑर्गेनिज्म को भाई अबंडेंस फूड का होना चाहिए, यानी फूड अच्छी खासी मात्रा में होना चाहिए, और टेम्परेचर जो क्या होना चाहिए वो फेवरेबल होना चाहिए। और अगर आपको याद नहीं तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द सर्वाइवल ऑफ द पैरामीशियम इज 24 to 28 डिग्री या 26 डिग्री सेल्सियस। आगे देखेंगे द डिवीजन इज एट द राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी। एकदम सही बात है, देखिए ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को देखा जाए इस तरीके से
ये देख रहे हैं, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, डिवीजन जो हो रहा है ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की बॉडी में राइट एंगल पे हो रहा है। देख रहे हैं, ये राइट एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस तरीके से डिवीजन हो रहा होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, तो देखिए मैंने ये पूरे डिवीजन को जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के, इसको मैंने 5 स्टेजेस में बांट दिया और अंत में हम लोग इसका रिजल्ट देखेंगे। देखते हैं स्टेज नंबर 1। तो स्टेज नंबर 1 बोलता है द माइक्रोन्यूक्लियस स्टार्ट डिवाइडिंग बाय माइटोसिस इनटू 2 डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई व्हिच मूव्स इन अपोजिट एंड ऑफ द सेल। देखिए पहले मैं आपको कुछ पार्ट्स बता दूं, अगर आपने पैरामीशियम का स्ट्रक्चर नहीं देखा है तो प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि पैरामीशियम मेरे स्टार्टिंग वाले वीडियोस को देखिए, उसमें मैंने पैरामीशियम को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो देखेंगे तो हम लोग को याद है वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि ये जो बड़ा वाला ग्रीन स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम बोलते थे मैक्रोन्यूक्लियस। क्या बुलाते थे? मैक्रोन्यूक्लियस। ये जो छोटा वाला देख रहे हैं इसको बुलाते थे माइक्रोन्यूक्लियस। क्या बुलाते थे? माइक्रोन्यूक्लियस। बादल भी कड़क गया दोस्तों। और यहां देखेंगे ये क्या था आपका? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या था दोस्तों? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, तो हमने देखिए देखा कि जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा माइटोसिस से, ठीक है, और 2 डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई बनाएगा अपोजिट एंड में। तो ये मेरा छोटा वाला तो भाई देख रहे हैं क्या है, ये माइक्रोन्यूक्लियाई है, ये डिवीजन कर रहा है किससे? माइटोसिस से। तो ये रहा माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। हम लोग इस स्टेज में यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हम माइटोसिस डिवीजन को देख सकते हैं। और जब हम माइटोसिस डिवीजन की बात करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए, या फिर नहीं पता है तो आज जान लीजिए कि माइटोसिस को ही हम लोग क्या बुलाते हैं, यहाँ लिख रहा हूं मैं, माइटोसिस को ही हम लोग क्या बुलाते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। क्या बुलाते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, और मियोसिस को बुलाते हैं रिडक्शनल डिवीजन। तो माइटोसिस में बेसिकली 4 फेजेस होते हैं। एक का नाम है प्रोफेज, फिर आएगा दोस्तों मेटाफेज, फिर आएगा एनाफेज, बाप रे तो बादल कड़क रहे, और फिर आएगा टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो हम लोगों ने इसके बाद देखा कि ये क्या हो रहा है, ये डिवाइड कर रहा है कौन? मेरा माइक्रोन्यूक्लियस। कैसे? माइटोसिस से। ठीक है, इसके पहले हमने देखा तो ये जो ओरल ग्रुप्स वगैरह होते हैं ये धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, इसके दौरान डिसअपियर होने लगेंगे। अब यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे मेरा ओरल ग्रुप पूरा बना हुआ है और यहाँ पे धीरे धीरे करके ओरल ग्रुप क्या हो रहा है? डिसअपियर हो रहा है। आगे देखेंगे स्टेज 2, साइमल्टेनियसली द मैक्रोन्यूक्लियस डिवाइड एमाइटोटिकली। इस लाइन को ध्यान रखिएगा, एमाइटोटिकली यानी डिवाइड हो रहा है लेकिन माइटोसिस डिवीजन नहीं हो रहा है, by simply becoming elongated and constricted in the middle। देखिए ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मान लीजिए आपने एक च्युइंगम पकड़ी हुई है, आप उस च्युइंगम को ऐसे खींचिए तो च्युइंगम 2 टुकड़े में टूट जाएगा, यानी पहले वो च्युइंगम थोड़ा सा फैलेगा और फैलने के बाद टूट जाएगा। सिर्फ यही सेम काम हम लोग किसके साथ कर रहे हैं? मैक्रोन्यूक्लियस के साथ किया जा रहा है। मैक्रोन्यूक्लियस क्या हो रहा है? डिवाइड तो कर रहा है लेकिन एमाइटोटिकली डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि मैक्रोन्यूक्लियस खींच रहा है। क्या हो रहा है? खींच रहा है, और खींचने के बाद ये एक समय क्या होगा? टूट जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैक्रोन्यूक्लियस खींच रहा है और माइक्रोन्यूक्लियस के जो दोनों एंड है वो क्या हो रहे हैं? अपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक, अब हम लोग आगे देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। स्टेज नंबर 3, 2 oral groups now begin to form, one in the anterior half and other in the posterior half। तो जैसा हमने कहा था भाई ओरल ग्रुप डिसअपियर हो गया था और जब ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है तो हमने देखा कि भाई ये देखिए ये रहा मैक्रोन्यूक्लियस क्या हो रहा है? तेजी से एलोंगेट हो रहा है एमाइटोटिकली। माइक्रोन्यूक्लियस क्या हो रहा है? माइटोसिस डिवीजन दिखा रहा है, और माइटोसिस डिवीजन के दौरान क्या हो रहा है? ये डिवाइड हो रहा है और अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहा है। इसके बाद हमने ये देखा कि ओरल ग्रुप्स का भी फॉर्मेशन होना चालू हो चुका है, यानी ओरल ग्रुप भी अब बन रहे हैं। तो एक आपका यहाँ पे एंटीरियर आपके बन रहा है ओरल ग्रुप, और एक कहाँ बन रहा है? आपके पोस्टीरियर आपके, तभी तो आपको 2 डॉटर पैरामीशी मिलेंगे। इसके बाद हमने स्टेज 4 को देखा तो 2 ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल रिमेन, 1 in each half, 2 and 2 new contractile vacuola later formed। तो आपने देखा कि हमारे पास 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, तो 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में से एक उसी के पास रह जाएगा और बाद में एक नया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने कहा स्टेज नंबर 5 जो आखिरी पॉइंट है,
the construction furrow appears in the middle of the body which deepens and cytoplasm is completely divided। यानी कि इतना काम होने के बाद हमने देख लिया कि भाई ये देखिए मैक्रोन्यूक्लियस भी दो भागों में टूटने के लिए तैयार हो गया है, यानी ये दो ऑर्गेनिज्म को अब मैक्रोन्यूक्लियस बांटा जा सकता है, माइक्रोन्यूक्लियस बांटा जा सकता है। भाई कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आगे चल के दुगना हो जाएगा, एक एक अपने हाथ में है ही और एक बनेगा। इसके अलावा हमने देखा कि भाई ओरल ग्रूव आ चुका है, आगे ओरल ग्रूव का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होने लगा, धीरे धीरे कंस्ट्रिक्शन फरो फॉर्म होने लगा। फरो कुछ नहीं है, बस इस तरीके से समझिए जैसे कि अगर मेरे पास ये मान लीजिए केक है, मान लीजिए क्या ये केक है, ठीक। तो मैं इस केक को क्या कर रहा हूँ, चाकू से बीच से काट रहा हूँ। तो मैंने धीरे से ऐसे काटा तो तुरंत काटा, फिर और जितना मैं पावर लगाऊंगा उतना तेज से वो केक क्या होगा, दो टुकड़े में टूट जाएगा। तो यही एक फरो है। फरो का मतलब होता है बीच से धीरे धीरे क्या हो रही है, एक डिवाइडिंग लाइन बन गई है और वो डिवाइडिंग लाइन धीरे धीरे क्या हो रही है, डीपर होती जा रही है, यानी कि और गहरी होती जा रही है। और जैसे जैसे ये डिवाइडिंग लाइन गहरी होती गई, ये गहरे होने के बाद एक समय ये आया कि जो साइटोप्लाज्म है, बेसिकली एंडोप्लाज्मिक पार्ट है, वो दो भागों में टूट गया। और जैसे ही वो दो भागों में टूटा, हमारा ये जो पैरामीशियम है ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के कंप्लीट के साथ आपको मिला टू डॉटर पैरामीशियम। अब देखिए क्या लिखा है, हमारा रिजल्ट ये रहा कि the two daughter paramecia of equal size are formed. Out of the two, the anterior daughter is called proter and the posterior is called opisthe। याद रखिएगा इसको, जो एंटीरियर साइड का डॉटर है उसको हम क्या बुला रहे हैं, प्रोटर बुला रहे हैं, और जो पोस्टीरियर साइड की डॉटर उसको क्या बुला रहे हैं, ऑपिस्थी। यानी ये जो है ये प्रोटर है और ये जो पैरामीशियम है इसको हम क्या बुलाएंगे, ऑपिस्थी, ठीक है। और फिर ये डिवीजन की साइकिल चलती रहेगी। एक पैरामीशियम एक दिन में 2 से 3 बार डिवाइड कर सकता है। स्पीशीज बाय स्पीशीज पैरामीशियम का डिवीजन रेट भी क्या होता है, कभी कभी वेरी करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं, मैंने क्या कहा भाई, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन है। हमने कहा कि पैरामीशियम के अंदर रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो कई तरीके, बाइनरी फिजन है, कंजुगेशन है, साइटोगैमी है, ऑटोगैमी है, इंडोमिक्सेस है। तो कई तरीके से पैरामीशियम के अंदर रिप्रोडक्शन हो सकता है। इसमें से हम कौन सा पढ़ रहे हैं, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो एक पैरामीशियम अपने आप को डिवाइड कब करेगा, उस कंडीशन में जब उसके पास फेवरेबल कंडीशन हो, भाई फूड भी अच्छा खासा हो और उसके पास टेम्परेचर भी क्या हो, ऑप्टिमम हो। इस कंडीशन में ये जो पैरामीशियम है ये क्या करेगा, अपनी बॉडी को डिवाइड करवाना चालू करेगा। सबसे पहले ये अपने माइक्रोन्यूक्लियस को माइटोटिकली डिवाइड करवाएगा और मैक्रोन्यूक्लियस को एमाइटोटिकली डिवाइड कराएगा। तो माइक्रोन्यूक्लियस जब माइटोटिकली डिवाइड होगा तो वो आगे चल के आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज ये सारे फेजेस को फॉलो करते हुए बढ़ेगा। और जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो एमाइटोटिकली खिंचते हुए नीचे की तरफ डिवाइड होगा और एक समय बाद आगे टूट जाएगा। इसके अलावा हमने ये देखा कि ओरल ग्रुप इस समय डिसअपियर हो चुका है। ये देखिए यहाँ मैं ओरल ग्रुप को डिसअपियर होते हुए दिखा रहा हूँ। दोनों आपका जो माइक्रोन्यूक्लियस और मैक्रोन्यूक्लियस है वो दोनों एंड की तरफ आ गया है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक एक हाथ में जा चुका है। अब वापस आपका क्या हो रहा है, इसके बाद नया नया दो ओरल ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ। ओरल ग्रुप का फॉर्मेशन होने के बाद कंस्ट्रिक्शन फरो बना, फरो आगे चल के डीपन हो रहा है और अंत में आपको दो डॉटर पैरामीशिया देके जा रहा है, जिसमें से अब एंटीरियर वाले को प्रोटर बुला रहे हैं और पोस्टीरियर वाले को ऑपिस्थी बुला रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में, कंजुगेशन के बारे में। इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।